नमस्कार दोस्तों। आज का कोट है, वोट के अधिकार से वंचित एक आदमी बिना सुरक्षा वाला एक आदमी होता है। लिंडन बी जॉनसन ने यह बात कही थी। जब राजाओं महाराजाओं का जमाना हुआ करता था तब हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था। राजा का बेटा ही राजा बनता था। उस समय सीमाएं निर्धारित नहीं थी कि राज्य की क्या होगी। उस समय किसी की आइडेंटिटी नहीं होती थी कि कौन कहाँ का रहने वाला है। राजा युद्ध लड़ते थे अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था, जो जीतेगा वो दूसरे राजा के राज्य में कब्जा कर लेगा, वो अपना अधिकार जताएगा वहाँ पर। तो इस तरह से कुछ डिफाइन नहीं था कि राज्य कितना बड़ा होगा और कितना छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। उस समय आइडेंटिटी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप स्थान परिवर्तित कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। एक राजा युद्ध लड़ता था, आप उस राजा के लिए लड़ते थे, वो आपको सुरक्षा देता था, लेकिन सीमा निर्धारित नहीं थी आपके राज्य की। और राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें तो अभी राज्यों की सीमा निर्धारित है, देश बन चुके हैं, देशों की सीमा निर्धारित है। देशों में आज भी राजा होता है, लेकिन वो राजा क्या है, चुना जाता है जनता के द्वारा। और ये राजा बनते क्यों हैं? पहले जो राजा होते थे वो भी सुरक्षा निर्धारित करते थे, लेकिन अभी समय सीमा होती है, उनकी कार्यविधि होती है, और जो देश की सीमा है वो भी होती है। तो जब इतनी सारी चीज़ों की एक लिमिट बन गई है तो हमारे अधिकार मिलता है, हमें राजा को चुनने का अधिकार मिलता है। वो एक समय काल के लिए चुना जाता है, वो उस समय काल के लिए हमारी सुरक्षा करेगा। उसका दायित्व होगा कि वो हमें सुविधाएं प्रदान करें, हमारी रक्षा करें, हमें अपने अधिकारों से परिचित कराए। तो जब ये सारी चीज़ें डिफाइन हो गई हैं कि राज्य की सीमा कितनी होगी, राजा का कार्यकाल कितना होगा, तो हमें एक परिचय दिया जाता है, एक आइडेंटिटी दी जाती है। उस आइडेंटिटी के आधार पर हम अपने राजा को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? सुरक्षा के लिए, जो हमें समय आने पर सही दिशा दिखाए, सही चीज़ों का निर्धारण कर सके। अगर हम ऐसी आइडेंटिटी से वंचित हो जाते हैं, जो हमें ये अधिकार मिला है, वोट का अधिकार मिला है, अगर हम इससे वंचित हैं, मान लो हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि वो कहाँ का रहने वाला है, वो अपने राजा को चुन भी पाएगा कि नहीं, वो किस देश का रहने वाला है, तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। क्या पता कब उसको देश से निकाल दिया जाए। तो जैसे ही आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है, वोट डालने का अधिकार मिलता है, वैसे ही आपको एक आइडेंटिटी, एक परिचय पत्र दे दिया जाता है। उसके आधार पर आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आप वोटिंग कर पाओगे। तो उस एरिया में, उस समाज में आपकी एक सुरक्षा बन जाती है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे ये अधिकार मिल गया है कि मैं यहाँ रहूँगा, यहाँ से मुझे कोई निकाल नहीं पाएगा। वहाँ के जो अधिकारी रहेंगे, जो भी प्रशासनिक चीज़ें रहेंगी, वो आपको मिलेंगी। आप उनके एक अधिकारी बन जाओगे, आप उनका यूज़ कर पाओगे। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको मिल रही है एक अधिकार से, वोट डालने के अधिकार से, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपनी सुरक्षा का खुद उल्लंघन कर रहे हो, आप अपनी सुरक्षा को खराब कर रहे हो, आप अपनी सुरक्षा का जो लेवल है उसको गिरा रहे हो। देखो, दो लोग आपके सामने खड़े हैं, तो वो आपको अधिकार मिल गया है कि कौन
ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छे से आपके लिए कुछ कर सकता है। पहले ये अधिकार नहीं होता था राजाओं महाराजाओं के टाइम पे। उस समय क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन अभी आपको अधिकार है कि आप अपने सामने जो ऑप्शन है उनमें अच्छा कौन चुन सकते हो। तो इससे ना तो वंचित होना है, ना तो खुद को वंचित करना है। और ऐसा कोई अधिकार मिलता है तो अपने अधिकारों को समझना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अधिकार मिलते हैं सुरक्षा के लिए। और आपने अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी नहीं ली है, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, तो आप अपने दुश्मन खुद बन रहे हैं। तो अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपना एक कर्तव्य बनाकर रखना है। तो वोट डालना ज़रूरी है। सही गलत का मत सोचिए, आपके लिए ज़्यादा सही क्या है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा ये कोर्ट का जो आधार है वो हमने समझ लिया है। अब इसी आधार को लेकर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। आज हम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन के लोगो देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे वो है वोटर जो एप्लीकेशन है वो बनाया गया था भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पैराग्राफ में देखने को मिलता है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, और वो यूनियन और स्टेट मतलब कि देश और राज्यों में जो भी चुनाव होंगे वो कंडक्ट कौन कराएगा? भारत निर्वाचन आयोग। इन चुनावों में कौन क्या क्या शामिल हैं? लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। यूनियन और स्टेट में ये इलेक्शन कंडक्ट कराती है। इलेक्शन किस किस के? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो देश में और राज्यों में चुनाव कंडक्ट कराती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधायिकाएं, विधानमंडल और विधायन परिषद, उसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराती है भारत निर्वाचन आयोग। यहाँ पर वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम लिखा हुआ है सुनील अरोड़ा, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा इलेक्शन कमिश्नर हैं। राजीव कुमार भी इलेक्शन कमिश्नर हैं। मतलब कि वर्तमान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? सुशील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में? सुनील अरोड़ा। और उनके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके नाम क्या है? सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। यहाँ पर दिया है सेटअप के बारे में, यहाँ फंक्शंस दिए हैं, तो दोनों ही हम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसके बाद जो पहला पैराग्राफ है इसमें लिखा है कि इंडिया सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में है। भारत एक सामाजिक, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र देश है
और दुनिया की जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की उपाधि है वो इंडिया को दी गई है, भारत को दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि और इतनी सरल तरीके से इसको इलेक्शन कराया जाता है, जो फ्री और फेयर इलेक्शन होता है वो इंडिया में पॉसिबल है इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी। इसलिए इंडिया वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाली कंट्री है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है वो फ्री और फेयर होता है, और जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से अनुच्छेद दिए गए हैं, इलेक्टोरल लॉज बनाए गए हैं और सिस्टम्स बनाए गए हैं। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 उद्देश्यों को लेकर चलता है। पहला है सुप्रिटेंडेंस, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है कंट्रोल। मतलब कि जितने भी इंडिया में भारत में जो चुनाव होते हैं उसके लिए संचालन करना, प्रबंधन करना और दिशा निर्देश देना तथा उनमें नियंत्रण रखना किसका काम है? भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, उसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो भी इंटायर प्रोसेस रहती है चुनाव कराने की, वो सारी प्रोसेस किसकी रहती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। संसद और जितनी भी विधायिकाएं हैं, विधानमंडल और विधान परिषद है, उसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन प्रोसेस देता है। भारत निर्वाचन आयोग का कार्य होता है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। संविधान के तहत, संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 2001 में इसकी गोल्डन जुबली बनाई गई थी। जब भारत निर्वाचन आयोग बनाया गया था तब उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बस होते थे, मुख्य निर्वाचक आयुक्त तो बस होते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, भारत निर्वाचन आयुक्त रहेगा और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। वर्तमान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स की जो संख्या है, निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनकी संख्या कुछ निर्धारित नहीं है। समय के अनुसार इनके जो नंबर्स हैं उनमें चेंजेस हो सकते हैं। पहली बार जो है 2 एडिशनल कमिश्नर्स रखे गए थे। जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, जो 2 रखे गए थे, वो रखे गए थे 16 अक्टूबर 1989 को, 1989 को। इसके बाद 1990 तक ये रहे हैं, 1 जनवरी 1990 तक। उसके बाद 2 कमिश्नर जो अलग थे, इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे, उनकी पोस्ट ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद में फिर डायरेक्ट जो मल्टी मेंबर कमीशन बनाई गई थी, मतलब कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 यहाँ पर लिखा है कि पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 2 एडिशनल कमिश्नर रखे गए थे, अपॉइंटमेंट किए गए थे। उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा हुआ था 1 जनवरी 1990 तक। फिर उसके बाद में इन दोनों का पद हटा दिया गया था, इनकी अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को जब कमीशन दोबारा अपॉइंटमेंट होते हैं उनके लिए, चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो अपॉइंटमेंट किए गए थे 1993 में किए गए थे। तो पहली बार कब मल्टी मेंबर आए थे? पहली बार आए थे 16 अक्टूबर 1989 को। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स थे, मतलब कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था और उसके अलावा 2 अदर निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। वो कब तक कार्य किए हैं? 1990 तक। 1990 के बाद 1993 तक केवल सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। फिर 1993 से 1 अक्टूबर 1993 से फिर से दोबारा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रखे गए थे इस संस्था में, इस निकाय में। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में। देख लेते हैं क्या दिया है ऑफिशियल साइट में।
यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो रहेंगे, उनको नियुक्त कौन करेगा, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अदर निर्वाचन आयुक्त जो होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो 2 अदर निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको कौन नियुक्त करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। और इनका कार्यकाल कितने टाइम तक का रहेगा, 6 ईयर के लिए। ये 65 वर्ष की एज तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। टेन्योर जो रहेगा वो 6 ईयर के लिए या 65 ईयर्स की एज तक के लिए रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे, उनकी सैलरी या पर्क्स, मतलब कि वेतन भत्ते जो रहेंगे वो किसके बराबर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके इक्वल रहेंगे। जो सैलरी रहेगी और जो भी ये वेतन भत्ते रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसके द्वारा हटा सकते हैं, पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्लियामेंट में जो इम्पीचमेंट होगी उसके द्वारा हटा सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है, इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, वो भी पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट होगी, उसके द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। ये लोग अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए मीटिंग्स करते हैं, पेपर्स में पब्लिश करते हैं और सर्कुलेट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि हर स्टेट के साथ करेंगे। जो सेंट्रल से आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रहेगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक पेपर देगा, उसमें सारी शर्तें और किस तरह से आगे कार्य करना है ये सारी चीज़ें रेगुलेट होंगी। मीटिंग्स होती रहती हैं। इसके बाद टाइम टाइम पर इनमें काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं कि और किस तरह से सुधार किया जा सकता है। चुनाव में जो चुनाव होगा उसमें किस तरह से प्रबंधन किया जाएगा, इसके बारे में टाइम टाइम पर इनमें क्या रहता है कि सुझाव होते रहते हैं। इस कमीशन के लिए सेपरेट सेक्रेटरीज जो हैं वो न्यू दिल्ली में वर्क करते हैं। उसके अलावा जितने भी ऑफिशियल कार्य हैं इनके, जो निर्वाचन आयुक्त जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ये जो जब भी चुनाव होगा उसके लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे दिए हैं कि प्लानिंग्स करेंगे जुडिशली, और ये एसबी वगैरह, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीडिया, इन सब को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें दी हुई है इस पैराग्राफ में। सेटअप में पूरा यही दिया है कि एक छोटे से स्तर से लेकर, मतलब एक जो गाँव से लेकर, छोटे से शहर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट से राज्य स्टेट लेवल पे, और स्टेट से यूनियन लेवल पर किस तरह से इनका सेटअप रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारत निर्वाचन आयोग का किस तरह से पूरा सेटअप रहेगा, किस तरह से ये मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में दी गई हैं। इस पैराग्राफ में बजट के बारे में दिया है कि कमीशन का बजट किस तरह से तैयार होता है और किस तरह से वो बजट पारित किया जाता है। जो भी आयोग रहेगा वो किस तरह से उस बजट का यूज़ करेगा। या इस पैराग्राफ में दिया है कि आयोग क्या चीज़ें बैन करा सकता है या दोबारा इलेक्शन करा सकता है या उनमें क्या चेंजेस ला सकता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इस पैराग्राफ में जो पार्टीज़ बनाई जाती हैं और पार्टीज़ को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो निर्धारण करेगा कि ये पार्टी किस तरह से कार्य करेगी, ये नेशनल लेवल की है या स्टेट लेवल की है या लोकल पार्टी है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और उनको सिंबल दिया जाएगा चुनाव के समय में, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कहीं वो पार्टी कुछ उल्लंघन तो नहीं कर रही है, उसके नियम कानून सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, तो इसमें है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो फंक्शंस इनका मेन होता है कि जो भी पार्टीज़ वगैरह हैं उनके सिंबल और शेड्यूल प्रोवाइड कराना चुनाव के टाइम पे, और जो इलेक्टोरल रूल होता है इन सब के बारे में, और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो एडवाइजरी रहेगी या कोई जुडिशरी फंक्शंस जो होते हैं उनके बारे में दिया है। इस पैराग्राफ में जुडिशियल रिव्यू दिया गया है कि मीडिया पॉलिसी दी है कि मीडिया पॉलिसी ये सारी दी है कि वो चुनाव के टाइम पे किस तरह से कार्य कर सकता है। जैसे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल होता है, मीडिया इनको किस तरह से दिखा सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। क्योंकि ये मीडिया क्या करती है कि एग्जिट पोल दिखाती है, ओपिनियन पोल दिखाती है, इससे लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी चेंज हो जाता है पार्टीज़ के प्रति, जो
वहाँ पर चुनाव लड़ता है या जो अपना कैंडिडेट होता है चुनाव के टाइम पे, उसके प्रति कई बार मीडिया के कारण पूरी इमेज जो है उसकी चेंज हो जाती है। तो इसमें यही दिया है कि किस तरह से वो किसी पार्टी को या फिर रेडियो में या फिर किसी भी मीडिया में किस तरह से वो प्रसार कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। इन सारी नियमों के बारे में दिया है, इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में इसके अंतर्गत। इलेक्शन कमीशन का एक और कार्य होता है कि वोटर एजुकेशन देना। जो भी चुनाव के टाइम पे आजकल मशीन यूज़ की जाती हैं तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि आपको किस तरह से वोटिंग करनी है और किस तरह से वो मशीन जो वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें भी वोटर एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कोई भी जब चुनाव होता है तो उसके लिए कभी कभी अगर व्यापक रूप में हो रहा है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इतने बड़े देश में हेल्प चाहिए होगी कभी कभी इलेक्शन कराने के लिए, तो वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है कि चुनाव के वक्त में कहीं ऐसी कोई घटना तो नहीं घट रही है जो बॉर्डर पर हो रही है या आसपास के पड़ोसी देशों में हो रही है। तो उसके लिए इंटरनेशनल हेल्प ली जाती है कि भाई हमारे इधर अभी ये चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मिलजुल कर एक डिसीजन लिया जाता है कि इस समय ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि आपके देश की वजह से या फिर हमारे बॉर्डर में कुछ ऐसा इशू आ जाए कि देश के अंदर कुछ भयभीत हो जाए लोग। तो इस तरह की बातें इसमें होती हैं। फिर उसके बाद न्यू इनिशिएटिव। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है कि नए नए तरीके सोचता है और प्लानिंग करता है कि किस तरह से और सुचारू रूप से जो है चुनाव किया जा सकता है, इलेक्शंस किए जा सकते हैं, उसमें कोई बेईमानी ना हो, कोई मक्कारी ना हो और एकदम फेयर इलेक्शंस हो जाए। इसके बाद दिए हैं द फंक्शंस इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो फंक्शंस कुछ इस तरह से दिए हैं। इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में हमने जैसे पहले भी देख लिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है, चुनाव कंडक्ट कराना, किस तरह से होना है, इसकी सारी सुविधाएं कराना। जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी के जो चुनाव होंगे, जो लेजिस्लेचर में चुनाव होने वाले हैं, इन सभी को किस तरह से कराना है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसके लिए सारी सुविधाएं देनी है, समय पर होना है। तो लोग हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो सारा का सारा मैनेजमेंट देखना चुनाव के टाइम पे किसका काम है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य है। यहाँ पर दिया है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किस तरह से सीटों में आरक्षण होगा। हमारे पूरे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इन 543 निर्वाचन क्षेत्रों को किस तरह से बांटा जाएगा और वहाँ पर किस तरह से सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा, ये सारा काम भी किसका है, निर्वाचन आयोग का है। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पर दिया है कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के बारे में दिया है, टोटल एरिया दिया है और मेल वोटर्स कितने दिए हैं, ये सारी चीज़ें दी हैं कि यूथ में कितना है और पोलिंग स्टेशंस कितने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है पूरा। उसके बाद में पार्लियामेंट के जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं उनके बारे में दिया है। तो राज्यसभा में 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। प्रेजेंट में अभी 243 सदस्य हैं, जिसमें से 12 मेंबर जो हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में दिया है कि जो राष्ट्रपति है वो 12 मेंबर चुन सकता है राज्यसभा के लिए। और उसके बाद दिया है लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। उसके अलावा 2 मेंबर और हैं, कौन से हैं वो, उसके अलावा जो 2 मेंबर हैं वो हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं। उनको कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट चुनेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 331 में, संविधान के अनुच्छेद 331 में जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के 2 सदस्यों को चुन सकते हैं, एंग्लो इंडियन जो रहेंगे।
यहाँ पर पार्टीज़ के बारे में दिया है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं। नेशनल पार्टीज़ यहाँ 6 दी हुई हैं, प्रेजेंट में अभी 8 हो गई हैं। उसके अलावा स्टेट पार्टीज़ जो हैं उनकी संख्या दी गई है, ठीक है। तो 47 दी है इसमें, प्रेजेंट में आप चेक कर लेना कितनी है। तो यहाँ पर टोटल जो पार्टीज़ हैं ऑल इंडिया में कितनी हैं, 1646 समथिंग दी गई हैं, जो कि अब बढ़कर 1800 समथिंग के आसपास हो गई होगी, शायद 1850 हो गई हो, है ना। तो आप ये चेक कर लेना वर्तमान में कितनी है, क्योंकि ये वो पुराना डाटा है, 2018 तक का दिया है शायद, तो आप चेक कर लेना एक बार। नेशनल पार्टी का ज़रूर आप ध्यान रखना कि अभी शायद वर्तमान में 8 हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्टीज़ 1800 के समथिंग हो गई हैं, तो आप चेक कर लेना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद सारी की सारी नीचे जो हैं वो हैं राजनीतिक पॉलिटिकल जो गणनाएं हुई थी 2014 के लोकसभा इलेक्शंस। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस आयोग का गठन पूरे देश में जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, बहुत बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा है। तो इतने बड़े देश में जो चुनाव कराने हैं, इलेक्शंस कराने हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस और उनको कैसे कंडक्ट कराना है, ये सब कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन देखता है। केवल जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनको छोड़कर जितने भी चुनाव होते हैं वो सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत किए जाते हैं। अब इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में फ्री और फेयर इलेक्शन जो होता है, यहाँ पर फेयर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होते हैं वो किसकी बदौलत पॉसिबल है? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी सब कुछ सही तरीके से हो पाता है, तो वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कंडक्ट कराना ही इस आयोग का मेन उद्देश्य होता है। ये आयोग गठन किया ही इसलिए गया है, केवल जो नगर निकाय होते हैं, पंचायत होती है, उनको छोड़कर सभी इलेक्शंस जो होते हैं इस बॉडी के अंतर्गत कराए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनका प्रावधान दिया है 243 के में, मतलब कि नगर निकाय और पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 के में दिया हुआ है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग जो है वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है और अभी हमें इसी के बारे में केवल पढ़ना है। भारत निर्वाचन आयोग किस तरह की बॉडी है? तो यह एक ऑटोनोमस, परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वायत्त, स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ऑटोनोमस क्यों है? ऑटोनोमस इसलिए है क्योंकि इसके लिए जो भी फंड आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और परमानेंट क्यों है? क्योंकि इस बॉडी को भंग नहीं किया जा सकता, ये बॉडी डिसॉल्व नहीं हो सकती, 365 दिन ये कार्यरत रहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर भारत निर्वाचन आयोग एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 15 पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन व्यवस्थाओं के बारे में दिया गया है, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 324 में 6 क्लॉजेस हैं। अभी हमें केवल आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। 324 अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 324 में 6 क्लॉजेस दिए गए हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सभी के सभी 6 क्लॉजेस के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 324 में जो 6 क्लोज हैं उसमें इसके निर्माण के बारे में दिया है, इसका गठन किस तरह हुआ है, इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो सदस्य होते हैं उनको किस तरह से नियुक्त किया गया है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये सब पढ़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को हुआ था।
25 जनवरी 1950 की याद में नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये कब से स्टार्ट हुआ था? नेशनल वोटर्स डे मनाना स्टार्ट हुआ था 2011 से। 25 जनवरी 2011 से हम इस आयोग के गठन का जो दिन था उसकी याद में नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इस बार जो वोटर्स डे मनाया गया था उसका थीम क्या था? उसका थीम था सभी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। उसके बाद पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? VS रामा देवी थी। ये बनी थी 1990 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। उसके बाद में पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी महिला? वो थी VS रामा देवी। इसके बाद वर्तमान में जो अभी मुख्य निर्वाचक आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कौन है? सुनील अरोड़ा। आर्टिकल 324 में 3 आधार दिए गए हैं जिसके बेस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग कार्य करता है। वो है सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, संचालन, दिशा निर्देश और नियंत्रण। भारत निर्वाचन आयोग जो है वो जितने भी चुनाव होते हैं, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, उनका संचालन करता है, उनके लिए प्रबंध करता है। उसके बाद उनका क्या दिशा निर्देश रहेगा उसको पूरा कराने के लिए वो देखता है। उसके बाद किस तरह से उसको नियंत्रित करना है ये सब देखता है। पहला आम चुनाव जब हुआ था, जनरल इलेक्शंस हुए थे, वो हुए थे 1951 से लेकर 1952 तक। अनुच्छेद 324 में टोटल 6 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज है स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये जो भारत निर्वाचन आयोग है उसका गठन किस तरह से हुआ है वो दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 324 के पहले क्लॉज में। क्लॉज 2 में क्या दिया है? संरचना। संरचना किसके बारे में? भारत निर्वाचन आयोग जो है उसकी संरचना किस तरह से की गई है इसके बारे में दिया हुआ है। 324 के 3rd क्लॉज में दिया है, अनुच्छेद 324 के 3रे क्लॉज में दिया हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो वो ही चेयरमैन कहलाएगा। किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो ही अध्यक्ष कहलाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारत निर्वाचन आयोग का। उसके बाद क्लॉज 4 में दिया है अपॉइंटमेंट्स के बारे में। क्लॉज 4 में अपॉइंटमेंट्स के बारे में दिया है, नियुक्तियों के बारे में दिया है। नियुक्तियाँ किसकी? जो सदस्य होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य निर्वाचक आयुक्त होंगे और जो निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति किस तरह से होगी वो दिया हुआ है आर्टिकल 324 के क्लॉज 4 में। उसके बाद क्लॉज 5 में दिया हुआ है रिजाइन और रिमूवल के बारे में। जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के रिजाइन और रिमूवल के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 324 के क्लॉज 5 में। इसके बाद क्लॉज 6 में दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। मतलब कि इलेक्शन के टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन कार्य करेगी उसके लिए अगर कोई कर्मचारी की आवश्यकता है, चाहे वो यूनियन में या स्टेट में, तो यूनियन में कौन कराएगा? प्रेसिडेंट कराएंगे। और स्टेट में कौन कराएगा? गवर्नर कराएंगे। जो स्टाफ रहेगा वो तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत के हिसाब से प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने अपने क्षेत्र में प्रोवाइड कराएंगे स्टाफ को इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग किस तरह के चुनाव कराता है? तो ये कराता है जनरल इलेक्शन कराता है, ये कराता है पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनको। उसके बाद में लेजिस्लेचर के लिए तो विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस भी कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा CM बनते हैं। और जो जनरल इलेक्शंस होता है इसके द्वारा PM बन जाएंगे। और इसके अलावा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति होंगे इनके भी इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराएगा? वो कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। अब स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कौन से अनुच्छेद में दिया है? 324 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है। स्ट्रक्चर के बारे में भारत निर्वाचन आयोग की संरचना किस तरह से हुई है ये दिया हुआ है अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 में।
भारत निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? वो तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना है तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कैसे हो गया? भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को कैसे हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। उनमें से एक आर्टिकल था 324, अनुच्छेद 324। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को ही आर्टिकल 324 बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया तो वो किया गया था 25 जनवरी 1950 को और संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो उस टाइम इसके पास सिंगल मेंबर बॉडी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचक आयुक्त बस इस पे कार्य कर रहे थे। इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सिंगल मेंबर बॉडी थी उस टाइम पर ये 1950 में। उसके बाद 1974-75 में तारकोंडे कमेटी आती है। तारकोंडे कमेटी दो सिफारिश रखती है कि पहली बात तो आप 21 वर्ष जो आयु रखी गई है चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए, वो आप घटाकर 18 वर्ष कर दीजिए। और जो सिंगल मेंबर कमीशन है अभी, उसको मल्टी मेंबर कमीशन कर दीजिए। अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बस हैं, उनके साथ में कुछ और सदस्यों को जोड़कर अगर कार्य किया जाए तो वो सुचारू रूप से हो सकेगा। इस तरह से तारकोंडे कमेटी ने बोला। पर ये जो सिफारिशें की गई थी, ये सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। उसके बाद दोबारा इसमें चैलेंज किया गया। तारकोंडे जो कमीशन थी, तारकोंडे जो कमेटी थी, उसने दोबारा चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, ठीक है। इस अधिनियम के बाद में क्या हुआ कि 1989 में 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक 3 मेंबर कमीशन बनाई गई, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, एक मुख्य निर्वाचक आयुक्त थे और 2 निर्वाचक आयुक्त थे। उसके बाद 1 जनवरी 1990 में ये कमीशन जो है 3 मेंबर से सिंगल मेंबर कमीशन बन जाता है। इस तरह क्या होता है कि 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी आती है। गोस्वामी कमेटी आती है इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए जब आती है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या बोलती है कि भाई आपने फिर सिंगल मेंबर बॉडी बना दी है, ये पूरे देश को कैसे संभालेगी? तो आपको फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बनाने की आवश्यकता है। फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी के बाद जब 1993 में 1 अक्टूबर 1993 में ये सभी सिफारिशें थी, तो इनकी सिफारिशों को देखते हुए 1 अक्टूबर 1993 को मल्टी मेंबर बॉडी बनकर तैयार होती है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर रखे गए थे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त थे। 1 अक्टूबर 1993 में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन आयुक्त रखे गए थे भारत निर्वाचन आयोग में। ये किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये कहाँ पर दिया है? ये दिया गया है 324 अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 में कि प्रेसिडेंट जो है वो इनका निर्वाचन करेंगे, वो इनकी नियुक्ति करेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी संख्या कुछ डिफाइन नहीं है। वो प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है कि बॉडी में कितने निर्वाचन आयुक्त रखने हैं, कितने इलेक्शन कमिश्नर रखने हैं। तो ये समय के साथ में चेंज हो सकते हैं। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि 2 ही रहने चाहिए या इससे ज़्यादा या इससे कम हो सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भारत निर्वाचन आयोग सिफारिश करता है प्रेसिडेंट से कि हमें 2 नहीं 3 चाहिए या फिर और ज़्यादा निर्वाचन आयुक्त की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट हामी भर सकते हैं। किससे कंसल्ट करके? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनसे कंसल्ट करके निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल जो था वो सबसे ज़्यादा था। इनके अलावा कल्याण सुदर्शन जी थे, उनका भी कार्यकाल 9 साल का था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उन्हीं को चेयरमैन भी कहा जाता है कमीशन का। ठीक है, तो उन्हीं को अध्यक्ष बोलेंगे। अध्यक्ष किसके? भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही कहलाते हैं। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रेसिडेंट के हाथों में एक तरह से देखा जाए तो इनके ऊपर एक प्रेशर रहता है। आर्टिकल 74 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए प्रेसिडेंट तो इनको चुनेंगे, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से करेंगे? किसकी रिकमेंडेशन पर चुनेंगे? वो चुनाव करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। लेकिन ये डायरेक्ट संविधान में कहीं बोला नहीं गया है। डायरेक्ट ये बोला गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो चुनाव है, जो नियुक्ति होगी, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनकी सैलरी, स्टेटस, पर्क्स, टर्म और टेन्योर, जो उनकी सैलरी होती है, जो वेतन होता है और जो उनका स्टेटस होता है और जो वेतन भत्ते होते हैं और उनका जो कार्यकाल है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया जो होते हैं उसके जज के इक्वल होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो सैलरी होती है वो अभी कितनी है? 2.5 लाख है। तो देखो भैया, इतने पैसे मिलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। सेम इतनी ही सैलरी किसकी होती है? जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी होती है। या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रिमूवल, रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की इम्पीचमेंट के द्वारा, संसद में जो इम्पीचमेंट होगी उसके द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सेम उनकी तरह ही इनका रिमूवल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो सेम उनकी तरह, उन्हीं के जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है, ठीक उसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा के 100 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 50 सदस्य होने चाहिए। इतने सदस्य होने के बाद में एक विशेष बहुमत होगा जिसमें 2/3 की उपस्थिति के आधार पर, 2/3 जो वोटिंग मिलेगी उसके आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, ना ही ये कोई ऐसी जॉब कर सकते हैं जिसमें कहीं प्रॉफिट की बात कही गई हो। अब बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है। तो उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनसे राष्ट्रपति कंसल्ट करेंगे और उसके द्वारा ही इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं।
टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल अगर देखा जाए तो चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर्स हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या निर्वाचन आयुक्त हो, उनका जो कार्यकाल है वो होता है 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक। और ये बात कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कही गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 में आया था, उसकी धारा 4 में ये बात कही गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन के बारे में कहीं भी नहीं दिया गया, लेकिन अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो IAS लेवल के ऑफिसर, कैबिनेट लेवल के ऑफिसर ही होते हैं। पावर एंड फंक्शंस की बात करते हैं, आयोग की शक्तियों और कार्यों की बात करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि एक आयोग और बनाया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कार्य करता है, भारत निर्वाचन आयोग के लिए कार्य करता है। उसको बोलते हैं परिसीमन आयोग, डी एलिमिनेशन कमीशन। डी एलिमिनेशन कमीशन या परिसीमन आयोग 2 चीज़ों के लिए वर्क करता है। पहली बात तो वो डिफ़ाइन करेगा जो स्टेट में सीट्स रहेंगी उनको डिफ़ाइन करेगा, उनका लेखा जोखा देखेगा। उसके अलावा टेरिटोरियल जो एरिया होते हैं, जो बड़े एरिया रहते हैं, जैसे कि मान लो कोई सिटी है, जैसे जबलपुर है, जबलपुर एक बड़ा एरिया है, तो इसमें निर्वाचन क्षेत्र कितने रखे जाएंगे ये सब कौन डिफ़ाइन करेगा, परिसीमन आयोग करेगा। अभी तक जो ये टेरिटोरियल एरिया डिफाइन किया जाता है ये किया जाता है 2001 की जनगणना के अनुसार। डे एलिमिनेशन कमीशन के जो मेंबर होते हैं वही मेंबर कहाँ से आते हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 229 में दिया गया है इस कमीशन के बारे में। हर 10 साल में इसका गठन किया जाएगा, मतलब इसमें क्या इम्प्रूव करना है वो देखा जाएगा, और सीट्स वगैरह इसमें कौन क्या रहेगा ये सब देखा जाएगा। और इसको अभी तक 4 बार बनाया गया है। डी एलिमिनेशन कमीशन जो है इसको अभी तक 4 बार इम्प्रूवमेंट किया गया है, इसको बनाया गया है। इसके जो मेंबर रहते हैं इसकी व्याख्या हमें 1971 की जो जनगणना थी उसके अनुसार मिलती है। अब हम और पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं तो इस आयोग का जो भारत निर्वाचन आयोग है इसका एक मुख्य कार्य ये होता है कि शेड्यूल करना, एक सारणी, समय सारणी बनाना। जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए एक टाइम टेबल तैयार करके रखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी डेट को चुनाव होने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो भी पार्टीज़ वगैरह रहेंगी उनके लिए सिंबल अलॉट किए जाते हैं, या जो भी पार्टीज़ हैं उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है ये भी कौन देखता है, भारत निर्वाचन आयोग देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। अब जैसे कोई भी पार्टी होती है, अगर कोई नई पार्टी बन रही है तो पार्टी बनाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। 10,000 रुपये आपके जेब में होने चाहिए और 100 लोग होने चाहिए तो आपकी पार्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी तक देखा जाए नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो 8 हैं, उसके अलावा बहुत सारी पार्टीज़ हैं, लगभग 1800 के समथिंग हो गई हैं लोकल पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़, और सबको मिलाकर अगर हर स्टेट के मिला लिए जाएँ और पूरे यूनियन के मिलाएँ तो 1800 के समथिंग पार्टीज़ बन चुकी हैं, छोटी बड़ी सब। क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगता है, 100 लोग होने चाहिए और 10,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, तो इतना सबमिट कर देते हो आप, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको एक सिंबल दे देगा और पार्टी बना कर दे देगा। उसके बाद में इलेक्टोरल रोल जो होते हैं इसके बारे में प्रिपेयर करना, रिवाइज करना, ये सब कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। उसके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, ये सब भी कौन देखेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। भारत निर्वाचन आयोग देखेगा कि आचार्य संहिता कब लग रही है और लागू हो रही है कि नहीं, सही प्रॉपर तरीके से इसमें कार्य हो रहे हैं कि नहीं, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लोग अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं। आचार्य संहिता जो लगती है उसके लिए मिनिमम डेज जो हैं 30 दिन होते हैं, मतलब 30 दिन पहले से, चुनाव अगर 1 तारीख को है, मान लो जनवरी 1 को था, तो उसके 30 दिन पहले से ही आचार संहिता लगा दी जाती है। मैक्सिमम 90 दिन पहले भी आचार संहिता लगा सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो 1971 का जो चुनाव हुआ था उसके हिसाब से कार्य कर रहा है।
कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार कहाँ यूज़ किया गया था? 1960 में किया गया था केरल में। उसके बाद में लोकसभा में 1962 में, और इसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिसको बोलते हैं सी विजिल। उसके अलावा एक प्रोग्राम और चल रहा है जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, वो है एसवीप। इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक कार्य है, वो है ग्रांटिंग करना। कोई भी पार्टी रहेगी उसके लिए ग्रांटिंग करेगा, उसको परमिशन देगा कि हाँ भाई आप चुनाव कर सकते हो, आप एक राजनीतिक दल की मान्यता आपको मिल गई है, ठीक है। पावर्स देखते हैं तो पावर्स ये है कि वो कोई भी पार्टी रहेगी तो उसको किस तरह से डिसमिस करेगा। डिसमिस कैसे करेगा कि अगर कोई पार्टी है उसमें कोई प्रैक्टिस हो रही है, अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, तो वो उसको डिसमिस कर सकते हैं, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो है, किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं। ये पावर इनके पास होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग के कुछ और कार्य हैं। उनमें से एक है एडवाइजरी और दूसरा है कोजी जुडिशियल का। कोजी जुडिशियल और एडवाइजरी का भी एक मुख्य कार्य है उनका। एडवाइजरी में वो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट या गवर्नर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन में हो रहे हैं, उसके लिए हमें स्टाफ की और ज़रूरत है, तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे इलेक्शन भी करा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखते हैं अर्ध न्यायिक कोजी जुडिशियल जो एक फंक्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो क्या होते हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है वो कोई इशू है, अगर मान लो कोई इशू आ जाता है इलेक्शन के टाइम पे, तो इलेक्शन से संबंधित जितने भी इशू रहेंगे वो कौन देखेगा? वो देखेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनिशियल हेयरिंग करेगा, और ये हेयरिंग कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन इंडिया करेगा। उसके लिए कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, पहले हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इलेक्शंस में, चुनाव में कोई भी परेशानी आएगी, तो सबसे पहले हमें भारतीय निर्वाचन आयोग के पास जाकर कंसल्ट करना होगा। 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर एक इशू आया था, वो था रायबरेली में जब चुनाव चल रहे थे इंदिरा गांधी जी के, विपक्ष में कौन था? राज नारायण जी थे। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ यहाँ पर अभी कुछ अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, तो उन्होंने क्या किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि उनकी जो दलील थी उसको खारिज कर देते हैं। इसके बाद राज नारायण जी कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट में भी क्या होता है कि वहाँ पर भी इस बात को नहीं माना गया और वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग के लिए एक प्रोग्राम और कार्य करता है जिसे निरपाप बोलते हैं। निरपाप का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्टोरल पोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या है कि जनरल और ऑब्जर्वेशन जो होते हैं चुनाव के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे, उसमें आईएएस ऑफिसर देखते हैं जनरल ऑपरेशंस। तो एक डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर आएगा, वो वहाँ पर जनरल ऑपरेशंस देखेगा। फिर उसके बाद में आता है एक्सपेंडिचर ऑपरेशंस जो होते हैं, वैसे संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो आईआरएस ऑफिसर्स देखेंगे, ब्लॉक लेवल में ऑडिट करेंगे। उसके बाद में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल्स जो होते हैं मीडिया कराती है, उसके लिए भी निरपाप देखता है कि ये किस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है हमें संविधान के अनुच्छेद भाग 15 में मिलता है। अब इस भाग 15 में निर्वाचन व्यवस्था के बारे में दिया गया है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 324 में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है।
इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद और हैं, क्योंकि भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद आते हैं, जिसमें निर्वाचन व्यवस्था की बात कही गई है। 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कही गई है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बोला है। अब 325 में क्या बोला है? अनुच्छेद 325 में बोला गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके लिए? जो भी चुनाव में शामिल रहेगा, जो भी इलेक्शन में, चाहे वोटर हो चाहे जो चुनाव लड़ने वाला है, उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 में बोला गया है कि जो एडल्ट सफरेज है, वयस्क मताधिकार है, वो संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ था, उसमें 21 साल से लेकर उम्र घटा दी गई है, वो कर दी गई है 18 साल। ठीक है, तो इस बारे में इस अनुच्छेद में दिया गया है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 में संसद की शक्तियों के बारे में दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के लिए या फिर जो भी ये चुनाव होंगे इनके लिए लॉज बना सकती है। फिर अनुच्छेद 328 में दिया हुआ है कि जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 329 आता है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी जितने भी मैटर्स रहते हैं तो उनके बारे में बताया गया है कि निर्वाचन संबंधी जितने भी मैटर्स रहेंगे उनके लिए सबसे पहले व्यक्ति जो होगा, जिसको अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा। उसके बाद में वो कोर्ट में जा सकता है। अब सबसे पहले जो भी होगा उस मैटर की बात जो रहेगी वो कौन देखेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही स्थिति हुई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था उसमें। इस तरह से हमने पूरा का पूरा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जितनी जानकारी थी हमने पूरी पढ़ ली है। चुनावों में अब दो चीज़ें और यूज़ होती हैं, एक होता है ईवीएम मशीन और दूसरा होता है वीवीपैट मशीन। तो ईवीएम मशीन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो पहली बार यूज़ की गई थी 1982 में केरल में। ठीक है, फिर उसके बाद में 2004 में लोकसभा में की गई थी। ईवीएम मशीन जो है वो किसने बनाई थी? बेल ने बनाई थी। BEL जो है उसने बनाई थी, बेंगलोर की थी ये कंपनी। और उसने किसके साथ मिलकर बनाया था? ये बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद के साथ मिलकर ईवीएम मशीन बनाई थी। उसके बाद आता है वीवीपैट मशीन। तो वीवीपैट मशीन का फुल फॉर्म होता है वो वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये सबसे पहले यूज़ हुई थी 2013 में नागालैंड में, उसके बाद 2017 में गोवा में और उसके बाद 2019 में लोकसभा में। तो अभी के टाइम पे ये सारी दोनों ईवीएम और वीवीपैट मशीन यूज़ की जाती हैं। पूरे देश में जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी में यूज़ की जाने लगी है। अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम एक नज़र डालते हैं विकिपीडिया पर। इसके द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि अगर कोई पोर्शन छूटा हुआ है हमारा तो हम उसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आयोग का नाम लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। इसमें दिया हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जो चुनाव होने वाले हैं, जो इलेक्शंस होते हैं, उनको कंडक्ट कराने के लिए किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से चुनाव कंडक्ट कराता है? वो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराता है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है वो हुआ था 25 जनवरी 1950।
इस दिन को 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए थे? ये स्टार्ट किए थे 2011 से नेशनल वोटर्स डे बनाना स्टार्ट किए थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर हम इस कमीशन के सदस्यों की बात करते हैं, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की बात करते हैं, तो इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कौन? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके अलावा 2 सदस्य और हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स और हैं, जिनको निर्वाचन आयुक्त बोला जाता है। वो हैं राजीव कुमार, सुशील चंद्रा। इस आयोग का स्ट्रक्चर दिया है, तो स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है वर्तमान में, पर ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था, 1950 में केवल एक सिंगल मेंबर हुआ करता था, सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। फिर 16 अक्टूबर 1989 को क्या किया गया कि एक शॉर्ट टर्म के लिए 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक इसमें 3 मेंबर कमीशन बनाई गई, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था और उसके अलावा 2 मेंबर और होते थे, इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे। तो इस तरह से 3 मेंबर कमीशन बनकर तैयार हुई थी। वो कब से कब तक थी? 16 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी 1990 तक। 1 जनवरी 1990 के बाद में सिंगल मेंबर बॉडी फिर से बन जाती है। उसके बाद में 1993 में 1 अक्टूबर 1993 को फिर से ये 3 मेंबर कमीशन बनकर तैयार होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी इस कमीशन के जो सदस्य होते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उन्हीं को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की पदवी मिलती है। और इनकी जो सैलरी होती है या इनके स्टेटस होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इक्वल में होते हैं। इस कमीशन के अंडर में बहुत सारे सेक्रेटरीज भी होते हैं, तो वो सारे दिल्ली में काम करते हैं। जो दिल्ली में मेन ऑफिस होता है वहाँ से कार्य करते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है कि स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं, जो उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, वो एक IAS ऑफिसर की रैंक के होते हैं। उसके बाद रिमूवल की बात की गई है। तो रिमूवल किस तरह से होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुख्य निर्वाचक आयुक्त का जो रिमूवल होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह होगा। जो उसके जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होता है। मतलब कि इसमें लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य होंगे और एक विशेष बहुमत होगा जिसमें 2/3 की मेजोरिटी मिलेगी। उसके द्वारा ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटा सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो रहते हैं, निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनको प्रेसिडेंट कैसे रिमूव करेंगे? प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प से, उनकी सलाह से। ये गलत लिखा हुआ है, इसके बारे में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब तक ये देखा नहीं गया है कि इनको ऐसे हटाया गया हो, रिमूव किया गया है, तो ये अभी गलत है, इसको आप मत पढ़ना। अपॉइंटमेंट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो कंसल्टेंसी से प्रेसिडेंट रहेंगे वो इसको अपॉइंटमेंट करते हैं। हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। फंक्शंस की बात की गई है, तो इस पूरे पैराग्राफ में फंक्शन दिए हैं कि जो भी इलेक्शंस होंगे उनका एक प्रारूप तैयार करेगी, किस तरह से उसको तैयार करना है और क्या क्या उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनानी है, ये सारा इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसके बाद में इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो भी पार्टीज हैं वो उन पार्टीज को मान्यता कैसे दी जाएगी या रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके बारे में दिया है।
फिर तीसरे पैराग्राफ में दिया है कि जो भी सिंबल वगैरह हैं या पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल दिए जाएंगे उस बारे में दिया हुआ है कि किस तरह से अलॉट किया जाएगा। अगले पैराग्राफ में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की बात कही गई है। जैसे मीडिया में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की दिखाया जाता है, तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हो सकती है वो बताया गया है पूरे में आगे के पैराग्राफों में। भारत निर्वाचन आयोग का एक और कार्य होता है वोटर आईडी। वोटर आईडी बनाया क्योंकि वोटर आईडी में बहुत फ्रॉड होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि किसी पर्सन की आईडी बनी है, वोट कोई डालने आ रहा है, तो अभी क्या होता है, अभी वोटर आईडी के लिए भी या जो चुनाव के टाइम पे आइडेंटिटी होती है उसके लिए काफ़ी रूल्स बनाए गए हैं। अगर आपने एक जगह से वोट डाल दी है तो वो आपका काउंट हो जाता है, फिर आप कहीं और से कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अब ईवीएम मशीन वगैरह है तो इसके द्वारा ये सब संभव हो गया है। नहीं तो पहले के टाइम पे तो ऐसा था कि किसी का वोट कोई डाल रहा है या कोई मर गया है उसकी भी वोटिंग अभी डल रही है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। इससे काफ़ी कुछ मतलब असामाजिक चीज़ें होती थी, लेकिन आज की डेट पे वो संभव नहीं है क्योंकि आजकल ईवीएम मशीन चलने लगी है। सबसे पहले ईवीएम मशीन जो है वो केरल में यूज़ की गई थी 1982 में, और 2004 में लोकसभा में की गई थी। उसके बाद वीवीपैट मशीन है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये कब यूज़ की गई थी, ये 2013 में पहली बार नागालैंड में यूज़ की गई थी। उसके बाद 2017 का जो चुनाव था गोवा में वो पूरा का पूरा वीवीपैट मशीन के द्वारा हुआ था, और 2019 में लोकसभा में भी किया गया था। इस तरह से हमारा पूरा लेक्चर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में समाप्त होता है। तो लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।